नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं देहरादून से कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट में खुफिया एजेंसियों का बड़ा खुलासा। हमले में खालिस्तानी समूह का हाथ, पाकिस्तानी आईएसआई से जुड़े हैं तार। अखिलेश यादव के करीबी इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर छापेमारी। अलमारियों से मिले 150 करोड़ के नोटों के बंडल। गिनती के लिए लगाई गई 4 मशीनें। ओवैसी ने यूपी पुलिस और हिंदुओं को दी धमकी। बोले, मोदी योगी के जाने के बाद तुम्हें कौन बचाएगा। संबित पात्रा का पलटवार। कहा, हम न डरे मुगलों से, न डरे जिन्नावादियों से। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट की मोदी सरकार से अपील। कहा, चुनाव टालने पर किया जाए विचार। पीएम मोदी ने लिया ओमिक्रॉन को लेकर तैयारियों का जायजा। कहा, सभी चुनौतियों के लिए रहें सावधान। यूपी में लगाया गया नाइट कर्फ्यू। सबसे पहले बात पंजाब में बड़ी साजिश पर। लुधियाना कोर्ट परिसर में गुरुवार को हुए बम धमाके में नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में अब खालिस्तानी ग्रुप का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। सूत्रों का कहना है कि लुधियाना ब्लास्ट में पाकिस्तान स्थित खालिस्तानी ग्रुप शामिल है, क्योंकि धमाके में मारे गए युवक के शरीर पर एक धार्मिक निशान मिला है। इससे धमाके में खालिस्तानी एंगल की संभावनाएं बढ़ गई हैं। वहीं लुधियाना के पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि विस्फोट में मरने वाला युवक हैंडलर अपराधी था। इस ब्लास्ट में अंतर्राष्ट्रीय एंगल के बाद पंजाब में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। डॉक्टर साहब, लुधियाना ब्लास्ट मामले का खालिस्तानी कनेक्शन सामने आ रहा है। आखिर कौन ऐसी साजिश को अंजाम दे रहा है? पंजाब में आज जो कुछ हो रहा है ये कोई नया नहीं है, लेकिन हैरत इस बात को लेकर के है कि जब आईबी ने, इंटेलिजेंस एजेंसियों ने लगातार और बार बार इस बात का वो एडवाइजरी जारी कर रही थी कि पंजाब में पाकिस्तान और खालिस्तानी एलिमेंट्स वो माहौल ख़राब करने वाले हैं, चुनाव से पहले कोई बहुत बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने वाले हैं, तो उसके बाद भी अगर ये चूक होती है तो वहाँ जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। और जो खबरें आ रही है कि गृह मंत्रालय में ये मूड बन रहा है कि वो तमाम शीर्ष के अधिकारी जो इसके लिए जिम्मेदार हैं कि जिनकी चूक, जिनकी लापरवाही से ऐसी घटना घटी है, उनको दंडित किया जाए। और दूसरी तरफ ये भी समझना पड़ेगा कि जब हिंदुस्तान में इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज हो, जब किसान आंदोलन के नाम पे खालिस्तान का झंडा लहराया जाता है, भिंडरवाले की तस्वीरें शामिल की जाती हैं, उसके टी शर्ट को पहन के लोग संविधान को बचाने की बात करते हैं, किसानों के लिए लड़ने की बात करते हैं, तब ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज क्यों चुप थे? पंजाब एक विस्फोटक स्थिति पे आकर खड़ा है। वहां अगर सारे लोगों ने जिम्मेदारी से बर्ताव नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं कि जब फिर से पंजाब के अंदर वही सारी चीज़ें होने लग जाए जो कुछ दशकों पहले हुआ करती थी। बहुत ही चिंताजनक स्थिति है और इसमें राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार को राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र को बचाने के लिए, पंजाब को बचाने के लिए कोई तरकीब निकालनी पड़ेगी। अगली खबर कानपुर में बड़ी कार्रवाई पर। चुनावों से पहले यूपी में आयकर विभाग की छापेमारी ने सपा नेताओं में हड़कंप मचा दिया है। इस बार आयकर विभाग ने कानपुर के इत्र कारोबारी और सपा नेता पीयूष जैन के घर पर छापा मारा है, जिसमें इनकम टैक्स को 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मिली है। आनंदपुरी इलाके में पीयूष जैन के घर में बड़े बड़े कार्टन्स में नोट भरे मिले हैं। इसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। खास बात यह है कि पीयूष जैन अखिलेश यादव के करीबी हैं और उन्होंने पिछले दिनों ही समाजवादी इत्र लॉन्च किया था। वहीं सपा ने पीयूष जैन और इस छापेमारी से अपना पल्ला झाड़ लिया है। डॉक्टर साहब, सपा नेताओं के पास ये काला धन कहां से आ रहा है? क्या अखिलेश यादव तक जांच की आंच पहुंच सकती है? जांच की आंच अखिलेश तक ये तो ऑलरेडी पहुंच चुकी। देखिए, हिंदुस्तान के राजनेताओं को ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ता कि उनके ऊपर इनकम टैक्स का क्या केसेस चल रहा है, मर्डर केस चल रहा है, रेप केस चल रहा है, उससे ज़रा सा भी इनको फर्क नहीं पड़ता। बहुत मोटी चमड़ी होती है इन लोगों की।
इनको बस एक चीज से फर्क पड़ता है कि कोई घटना, कोई केस, कोई आरोप, कोई अफवाह, उससे चुनाव में उनको नुकसान होने वाला है या नहीं। और जब चुनाव में उनकी राजनीति में असर पड़ता है तो ये समझिए कि उनको फिर दिक्कत शुरू हो जाती है। ये जो मसला, ये जो समाजवादी इत्र अखिलेश यादव बांट रहे थे, उसकी दुर्गंध जो नोटों की अब पूरे देश भर में और विदेश में भी, वहाँ से भी जो आ रही है, जिस तरीके से नोटों का जखीरा पकड़ा गया है, तस्वीरें बाहर आ रही है, उससे अखिलेश यादव को बहुत नुकसान पहुँचने वाला है। एक डेंट हुआ है अखिलेश की इमेज में। ऑलरेडी वो नोटिस की वजह से परेशान चल रहे थे, फिर बीच में कोरोना के ऊपर उन्होंने कुछ उल्टे पुल्टे बयान दे दिए, और अब ये जो इत्र है वो उनके लिए काफ़ी महंगा साबित होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव के ये काफ़ी करीबी हैं, ये पीयूष जैन हो, ये के अग्रवाल हो, और जो छापेमारी हो रही है उनके पूरे इनर सर्कल में, और जिस तरीके से सबूत बाहर आ रहे हैं, नोट्स बाहर आ रहे हैं, तो इससे बच पाना तो बड़ा मुश्किल है। और भारतीय जनता पार्टी का जो सोशल मीडिया का जो डिपार्टमेंट है वो तो अभी से ही इतना एक्टिव हो गया है कि अखिलेश यादव को बिल्कुल हंसी का पात्र बनाने में वो जरा सा भी वो पीछे नहीं हटेगा। अब एक सवाल का जवाब जो समाजवादी पार्टी जिसकी वजह से इस पूरे मसले में अपने आप को अलग नहीं कर सकती, वो ये है कि पीयूष जैन के भाई पम्मी जैन वो समाजवादी पार्टी से एमएलसी हैं, मतलब रिश्ता बहुत ही गहरा है। और ये जो खबर आई है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है समाजवादी पार्टी के लिए। अब बात ओवैसी की बदजुबानी पर। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक रैली के दौरान यूपी पुलिस को खुलेआम धमकी दी है। इसके अलावा उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ भी असंसदीय टिप्पणी कर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। ओवैसी ने कहा है कि मैं पुलिस अधिकारियों को याद दिलाना चाहता हूं कि उन्हें इस तथ्य को जानने की जरूरत है कि योगी और पीएम मोदी हमेशा नहीं रहेंगे। हम मुसलमान निश्चित रूप से समय के चलते मजबूर हैं, लेकिन याद रखें कि हम आपके अत्याचारों को नहीं भूलेंगे। अल्लाह आपको अपनी शक्ति से नष्ट कर देगा, हालात बदलेंगे, फिर कौन आएगा तुम्हें बचाने। योगी अपने मठ में और मोदी पहाड़ों पर जाएंगे, फिर कौन तुझे बचाने आएगा। ओवैसी के इस बयान पर बीजेपी के कई नेताओं ने पलटवार किया है। डॉक्टर साहब, यूपी में ओवैसी हिंदुओं और पुलिस वालों को खुलेआम धमकी दे रहे हैं, क्या कोई एक्शन लिया जाएगा? ओवैसी साहब इस तरह के शर्मनाक और कंट्रोवर्शियल रिमार्क देने में बहुत ही पॉपुलर हैं। मुस्लिम मोहल्लों में जाकर के वो इस तरह के भाषण को देकर के उनको लगता है कि मुसलमान उनके साथ हो जाएंगे। हालांकि यूपी हो, बिहार हो या कई सारे इलाकों में जहां ओवैसी जाते हैं वहां भीड़ तो जुटती है, लोग उनको सुनने तो आते हैं, मज़ा भी लेते हैं, लेकिन जब वोट का समय आता है तो मुसलमान ओवैसी के साथ खड़े नहीं होते। इस ड्युअलिटी को समझना ज़रूरी है। ओवैसी की बातों को मुस्लिम समुदाय बड़ा लाइक तो करता है, लेकिन वोट वही देता है जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराने में सक्षम होता है। और इसलिए जो ये टीस है ओवैसी की कि हम सब कुछ इतना सब कुछ भावना भड़काने का काम करते हैं फिर भी मुसलमानों का वोट नहीं मिलता है, इसलिए यूपी के अंदर चुनाव से पहले ओवैसी ने अपना टेम्परेचर आगे कर दिया है। जिस तरह के बयान उन्होंने दिए हैं, यकीन मानिए अगर किसी भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने ठीक यही शब्दों का इस्तेमाल किया होता, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया होता, इस तरह का भाषण दिया होता, तो आज देश में बवाल मच रहा होता। ये तमाम लेफ्ट लिबरल कबाल, ये लुटियन मीडिया, ये हाय तौबा मचा रही होती। लेकिन खैर, हिंदुस्तान की राजनीति का एक अलग ये विडंबना है कि जो मुस्लिम लीडर्स वो कुछ भी कह दें, हिंदुओं को गाली दे दें, हिंदुओं को धमकी दे दें, हिंदुओं को आईएसआईएस और बोको हरम बता दें, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जाने अनजाने में ओवैसी से एक बहुत बड़ी चूक हुई है, जिसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को ये होगा कि वो ये बता सकते हैं कि ये सेकुलर जमात, ये सेकुलर पॉलिटिक्स के नाम पे किस तरीके से हिंदुओं के साथ बर्ताव हो रहा है, वो हाईलाइट कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी।
अगली खबर चुनाव की टलने वाली तारीखों पर। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर कोरोना का संकट गहराने लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोदी सरकार को यूपी में चुनाव टालने का सुझाव दिया था। इस पर अब चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा है कि वो अगले हफ्ते स्थिति का जायजा लेने के लिए उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। इसके बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी। आयोग कोरोना से निपटने के लिए तैयार है और सारी तैयारियां हो चुकी हैं। डॉक्टर साहब, क्या लगता है विधानसभा चुनाव कोरोना की वजह से टाले जा सकते हैं? इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ये जो बयान आया है कि प्रधानमंत्री से वो गुजारिश कर रहे हैं कि इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया जाए, ये बात सही है। एक तो लॉजिकल बात है कि जिस हिसाब से सेकेंड वेव से पहले बंगाल वगैरह में चुनाव हुए थे, कई लोगों की जानें चली गई थी। ये गलती केंद्र सरकार के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा इस बार नहीं होनी चाहिए। अभी तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। जिस तरह से रोज कोरोना के पेशेंट की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जिस हिसाब से वो डबल होता चला जा रहा है, ऐसे में इलेक्शन तो नहीं होना चाहिए और लोगों की जान बचाना इलेक्शन कमीशन, सरकार और तमाम देश की एजेंसियों का पहला कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन ये बात भी समझने की है कि जिस हिसाब से एक सिंगल बेंच के जज साहब ने इस तरह का फरमान जारी कर दिया, वो भी न्यायोचित नहीं है। इस तरह की चीज़ें अगर सुप्रीम कोर्ट के बहुत जहाँ पे पीआईएल की बातचीत हो रही हो, पीआईएल की सुनवाई हो रही हो, स्पेसिफिक इसी मसले पे बातचीत हो रही हो और तब इस तरह का बयान कोर्ट की तरफ से आता हो या इस तरह का आदेश आता हो, तब तो एक तरह से मान्य किया जा सकता है। लेकिन कभी कभी जजेस भी अपनी सीमाओं को लांघ देते हैं और ये एक वैसा ही केस है। आखिरी खबर देश पर ओमिक्रॉन के खतरे पर। भारत में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन लगातार चिंता का विषय बन रहा है। पीएम मोदी ने कोविड-19 और ओमिक्रॉन वेरिएंट की स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की और राज्यों को कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने के लिए इंतजाम और सावधानी बरतने की सलाह दी है। इस बीच यूपी और मध्य प्रदेश सरकार ने एहतियातन नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी है। यूपी में शनिवार यानी 25 दिसंबर रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान शादी, सार्वजनिक आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल के साथ ही अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। डॉक्टर साहब, ओमिक्रॉन के खिलाफ मोदी सरकार ने जंग को शुरू कर दिया है। क्या लापरवाही बरती गई तो हाल दूसरी लहर की तरह हो सकता है? कोरोना के तीसरे वेव को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ताबड़तोड़ एक्शन में है, मीटिंग्स कर रहे हैं, राज्य सरकारों को फरमान दिया जा रहा है, कहाँ क्या तैयारी है उसकी भी बाकायदा स्टॉक लिया जा रहा है। साथ ही साथ 11 राज्यों ने क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के ऊपर एक तरह से समझिए कि पाबंदी लगा दी है, शादियों के ऊपर भी पाबंदी लगी है। दरअसल जिस तरह का एक्सपीरियंस सेकेंड वेव के दौरान हिंदुस्तान को हुआ, वो दिल दहलाने वाला था। तीसरी लहर की जो आहट सुनाई दे रही है वो चिंताजनक है। ये ओमिक्रॉन की वजह से जिस हिसाब से तेजी से संख्या बढ़ रही है पेशेंट्स की, वो वाकई चिंताजनक है। और जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि जिस हिसाब से ये फैल रहा है वो हमें वापस दूसरे लहर की ओर लेकर के जा सकता है। लेकिन कुछ और भी एक्सपर्ट्स हैं जो ये कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन की वजह से उस तरह का हॉस्पिटलाइजेशन या फिर इतना घातक नहीं है जो सेकेंड वेव में देखा गया था। लेकिन तमाम एक्सपर्ट्स अपनी जगह पे हैं, अलग अलग डॉक्टर्स की राय अपनी जगह पे है। सबसे पहला काम कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं किया है उनको वैक्सीन लेना चाहिए, जिन लोगों का सेकंड डोज ड्यू है उनको वो डोज लेनी चाहिए, और साथ ही साथ जो भी कोरोना प्रोटोकॉल है सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का, उसको पालन करना चाहिए। क्योंकि सरकार तो अपना काम करेगी ही, लेकिन सरकार के पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है कि वो इस तरह के कैलेमिटीज़ को प्रिवेंट कर सके, और इसलिए सबकी जान उनके हाथों में है। अपना ख्याल रखिए और कोरोना को फैलने से रोकिए। डॉक्टर साहब, देहरादून से हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।